हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी ज्ञानार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं पूंजी की लागत निकालने के संबंध में चर्चा करूंगा। मेरे पिछले 2 वीडियोस में आपने ऋण पूंजी की लागत एवं पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत निकालने के संबंध में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में समता अंश पूंजी की लागत निकालने की विधि की चर्चा करूंगा। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो में सैद्धांतिक पक्ष का भी उल्लेख किया गया है एवं व्यवहारिक पक्ष अर्थात न्यूमेरिकल प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं उनका भी अध्ययन किया गया है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा वीडियो को अपने मित्रों के बीच में शेयर करें, लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऋण पूंजी की लागत एवं समता अंश पूंजी की लागत में भेद होता है। ऋण पूंजी की लागत एवं पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी की लागत निकालते समय हमें निश्चित रूप से यह ज्ञात होता है कि उस पर दी जाने वाली ब्याज की दर अथवा दिया जाने वाले लाभांश की दर क्या होगी। ऋण पूंजी की लागत निकालते समय दिया जाने वाला ब्याज पहले से निश्चित भी होता है और वह ऑब्लिगेटरी भी होता है, अर्थात उसे चाहे लाभ हो अथवा हानि हो कंपनी को उसका भुगतान करना ही होता है। पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत निकालते समय भी हमें लाभांश की दर पहले से ज्ञात होती है, यद्यपि यह ज्ञात नहीं होता कि वह अनिवार्य रूप से उसका भुगतान किया जाएगा या नहीं, क्योंकि यदि लाभ होगा तभी पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर लाभांश प्रदान किया जाएगा, अन्यथा नहीं। समता अंश पूंजी के संदर्भ में लाभांश की दर पहले से निश्चित नहीं होती और न ही यह निश्चित होता है कि लाभांश दिया ही जाएगा। यह भी हो सकता है कि आय अधिक मात्रा में हो कंपनी की, लेकिन फिर भी लाभांश की दर संपूर्ण आय के अनुपात में कम हो। लाभांश की दर कितनी होगी यह प्रबंध कारणीय समिति पर निर्भर करता है। प्रबंधक यह निर्धारित करते हैं कि कितना लाभांश दिया जाए। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो यह संचालक मंडल द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इसलिए कुछ लोग यह मान लेते हैं या हम कहें कि प्रारंभिक तौर पर यह दिखाई देता है कि समता पूंजी की लागत नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सोचना गलत है। वास्तव में जो समता अंशधारी होते हैं उनकी भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं और उन अपेक्षाओं के अनुरूप उन्हें भुगतान यदि प्राप्त नहीं होता है तो वे असंतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए समता अंश पूंजी पर भी लाभांश दिया जाना उतना ही आवश्यक है जितना ऋण पूंजी या पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश या ब्याज दिया जाना आवश्यक होता है। इसलिए समता अंश पूंजी की भी लागत होती है। समता अंश पूंजी पर लागत इस बात पर निर्भर करती है कि उन अंशधारियों की आकांक्षाएं क्या हैं। कोई भी समता अंशधारी सामान्यतः कंपनी से 3 अपेक्षा रखता है। एक, उसके लाभांश की दर अधिक से अधिक हो। दूसरी, उसकी लाभांश की दर नियमित हो। और तीसरा बिंदु यह है कि उसकी लाभांश की दर में क्रमशः वृद्धि होती जा रही हो, अर्थात लाभांश में एक ग्रोथ रेट होनी चाहिए सकारात्मक रूप से। तो इन 3 तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लाभांश की दर निर्धारित की जाती है और उस लाभांश की दर के आधार पर ही हम लागत का निर्धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से समता अंश पूंजी की लागत का तात्पर्य यह होता है कि समता अंशधारियों की आकांक्षाओं के अनुरूप हम कितना लाभांश उन्हें प्रदान कर सकते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि समता अंश पूंजी से जो फंड्स हमें प्राप्त होते हैं, कंपनी को प्राप्त होते हैं, उन फंड्स को जहां इन्वेस्ट किया जाए उनसे कम उतना रिटर्न प्रतिफल अवश्य प्राप्त हो जाए जितना समता अंश पूंजियों की लाभांश की आकांक्षा है। और यदि समता अंशधारियों की आकांक्षा के अनुरूप
प्रोजेक्ट से रिटर्न नहीं मिल पाता है तो समतांशधारी असंतुष्ट हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में समतांशों का मूल्य गिर जाएगा। इस प्रकार से हम समता अंश पूंजी की लागत को निर्धारित कर सकते हैं। समता अंश पूंजी की लागत निर्धारित करने के लिए मुख्यतः दो आधार रहते हैं। एक तो कंपनी की आय कमाने की क्षमता, यानी कंपनी समता अंश पूंजी के लिए कितनी आय कमा रही है। जो इनकम पर शेयर अर्न कर रही है या अर्निंग पर शेयर हम इसे कह सकते हैं, ईपीएस कह सकते हैं, उसके आधार पर हम समता अंशों का मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। और दूसरा, लाभांश की आशंसित दर क्या है। जो समता अंशधारी हैं वे कितने लाभांश की आकांक्षा रखते हैं, यह आकांक्षा क्या होगी, उसी आकांक्षा के अनुरूप अगले वर्ष लाभांश का भुगतान किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि पिछले वर्षों में जो लाभांश भुगतान हो गया है वह हमारे समता अंश पूंजी की लागत निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है, हम उसे आधार नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम ये देखते हैं कि जो आज समतांश बेचे गए हैं या समतांश किसी अंशधारी ने खरीदे हैं, उन पर एक वर्ष के उपरांत कितना लाभांश प्रदान किया जाएगा या कितना लाभांश प्राप्त करने की इच्छा समता अंशधारी रखते हैं। आशंसित दर क्या है, एक्सपेक्टेड रेट, जिस रेट की आशा करते हैं समता अंशधारी वह क्या होगी, और उसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। तो दो मुख्य विधियां हैं, एक तो अर्निंग पर शेयर के आधार पर और दूसरी लाभांश या डिविडेंड पर शेयर के आधार पर। एक तीसरी विधि हम इसमें यह कह सकते हैं कि ग्रोथ रेट कितनी है लाभांश में, उसे यदि हम प्लस कर देंगे तो वह लाभांश वृद्धि विधि के अनुसार हम समता अंश पूंजी की लागत को निकाल सकते हैं। आइए अब हम क्रमशः देखेंगे कि समता अंश पूंजी की लागत विभिन्न स्थितियों में कैसे निकाली जा सकती है। सबसे पहले हम लेते हैं समता अंश पूंजी की लागत आय के आधार पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस पहले मेथड में समता अंश पूंजी की लागत जो कि सामान्यतः कर के पश्चात होती है। यहां मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि समता अंश पूंजी पर जो लाभांश दिया जाता है वह कंपनी के लाभों पर टैक्स दिए जाने के पश्चात, यानी कंपनी की जो आय होती है उस पर टैक्स दिए जाने के पश्चात जो लाभ बचता है उसमें से लाभांश की घोषणा की जाती है। तो वह तो लाभांश के संदर्भ में हो गया। लेकिन यहां पर जब हम समता अंश पूंजी की लागत निकालते हैं तो वह आफ्टर टैक्स ही होती है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स का भुगतान उस पर किया जा चुका है। तो समता अंश पूंजी की लागत कर के पश्चात की होती है। तो जो फॉर्मूला हम प्रारंभ में इस्तेमाल करेंगे वह आफ्टर टैक्स कॉस्ट के संदर्भ में होगा। यदि हमें बिफोर टैक्स कॉस्ट निकालनी है तो उसमें थोड़ा सा संशोधन करना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, CEA अर्थात कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू EPS या अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई MPS और NP इंटू 100। यहां EPS यानी अर्निंग पर शेयर है, MPS यानी मार्केट प्राइस पर शेयर है समता अंश का, और नेट प्रोसीड्स यानी समता अंश पूंजी के निर्गमन में जो शुद्ध आय हमें मिल रही है, समता अंश पूंजी को बेचने से जो नेट प्रोसीड्स मिल रहे हैं वह NP है। फॉर्मूले में हम इन सभी चीजों का मूल्य रख देंगे। EPS या अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हम संस्था की या कंपनी की जो आय है उसमें नंबर ऑफ शेयर से भाग दे देते हैं और इस तरह से अर्निंग पर शेयर निकल आती है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ये सामान्यतः शेयर मार्केट से प्राप्त हो जाता है, और यदि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर नहीं दिया गया है, नेट प्रोसीड्स दिए गए हैं, तो हम नेट प्रोसीड्स के आधार पर निकाल सकते हैं। और नेट प्रोसीड्स निकालने का तरीका वैसा ही है जैसा कि पूर्वाधिकार अंश पूंजी के संदर्भ में
किया गया था। अर्थात हम यदि निर्गमन प्रीमियम पर है तो फेस वैल्यू में प्रीमियम जोड़ देंगे, डिस्काउंट पर है तो फेस वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, इसमें से ब्रोकरेज को माइनस कर देंगे तो हमारी नेट प्रोसीड्स आ जाएगी। नेट ब्रोकरेज तथा अन्य खर्चे माइनस कर देंगे तो नेट प्रोसीड्स यहाँ पर निकल आएगी। तो इस तरह से नेट प्रोसीड्स के आधार पर भी हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर शेयर निकाल सकते हैं या मार्केट प्राइस पर शेयर के आधार पर भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले में इन सारी चीजों को वैल्यू को रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमें समतांश पूंजी की लागत निकल आएगी। यदि हमें कर के पूर्व की लागत निकालनी है तो इस कर पश्चात लागत में 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसी स्थिति में क्षमा कीजिएगा 1 माइनस टैक्स रेट से भाग दे देंगे तो हमें कर पूर्व की लागत ज्ञात हो जाएगी। आइए एक प्रश्न के द्वारा हम इसे देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक प्रश्न दिया गया है जिसमें बताया गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू ऑफ शेयर ₹20, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स ₹7 पर शेयर, नेट अर्निंग आफ्टर टैक्स ₹6 पर शेयर एंड कॉस्ट ऑफ इश्यू। सबसे पहले नेट प्रोसीड्स निकालेंगे। फेस वैल्यू में से प्रीमियम को प्लस किया 20 + 7 27, इसमें से कॉस्ट ऑफ इश्यू माइनस किया ₹2 तो नेट प्रोसीड्स आ गए 25। अर्निंग पर शेयर ₹6 पर शेयर दिया गया है। फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज को रख देंगे। EPS डिवाइडेड बाई NP इंटू 100, ये हुआ 6/25 इंटू 100 यानी 24%। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर शेयर आ जाएगी। एक और क्वेश्चन में देखें जिसमें मार्केट प्राइस पर शेयर के आधार पर निकाला गया है। इसमें भी अर्निंग पर शेयर दी गई है। टोटल अर्निंग है 4,80,000 और 4,800 शेयर्स हैं तो ₹100 पर शेयर अर्निंग हो गई और इसमें से मार्केट प्राइस पर शेयर ₹180 दिया गया है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स निकालने के लिए अर्निंग पर शेयर जो कि ₹100 आई है, इसमें MPS ₹180 का भाग दे देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स आ जाएगी 55.55%। यदि हम नेट प्रोसीड्स के आधार पर निकालना चाहें तो नेट प्रोसीड्स होगी 100 फेस वैल्यू है, उसमें प्रीमियम को जोड़ देंगे तो नेट प्रोसीड्स हो जाएगा ₹120। अर्निंग पर शेयर ₹100 पहले ही निकाल चुके हैं, इसे फॉर्मूले में रखेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू 100/120 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100 तो ये आ जाएगा 83.33% कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स। डिविडेंड यील्ड के आधार पर भी हम समतांश पूंजी की लागत को निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अर्निंग पर शेयर की जगह पर डिविडेंड पर शेयर का इस्तेमाल करेंगे। CEA इज इक्वल टू DPS अपॉन MPS और NP इंटू 100। यहाँ पर DPS डिविडेंड पर शेयर है और MPS मार्केट प्राइस पर शेयर या NP नेट प्रोसीड्स है। इसे भी एक क्वेश्चन के माध्यम से देख सकते हैं। X लिमिटेड ऑफर्स पब्लिक सब्सक्रिप्शन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 10%. Underwriting commission is 5% of the issue price and the rate of dividend expected is 20%. कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें आपको निकालनी है। इसका भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। नेट प्रोसीड सबसे पहले निकालेंगे, फेस वैल्यू में प्रीमियम को ऐड करेंगे और अंडरराइटिंग कमीशन को माइनस करेंगे तो नेट प्रोसीड्स आ जाएगा 10.45। इस डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए ₹10 जो फेस वैल्यू है उसका 20% यानी ₹2 पर शेयर हो गया। फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज रखेंगे। 2 डिवाइडेड बाई 10.45 इंटू 100 दैट इज 19.14%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स आ गई 19.14%। इसके साथ ही जो अगला मॉडल है, अगला मेथड है वो ग्रोइंग डिविडेंड मेथड। जैसा कि मैंने कहा कि जो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं उसमें जिस डिविडेंड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिविडेंड पर शेयर
में कुछ ना कुछ ग्रोथ होती रहे, ऐसा समताधारियों की इच्छा होती है। इसी भावना के आधार पर, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ग्रोइंग डिविडेंड मेथड अप्लाई किया जाता है। यहां पर फॉर्मूला वही है, केवल डीपीएस अपॉन एमपीएस या एनपी इंटू 100 करके जो हम CEA निकालते हैं उसमें जी को प्लस कर देंगे, और जहां पर जी है ग्रोथ रेट इन डिविडेंड। तो इसे भी सिंपली एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन दिया गया है, इसमें इक्विटी शेयर्स का मार्केट प्राइस दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें कहा गया कि एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग द फॉर न्यू इक्विटी शेयर्स, यानी नए इक्विटी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। तो यहां पर मार्केट प्राइस दिया गया है 203 रुपए। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर इन नेक्स्ट ईयर। द फ्लोटेशन कॉस्ट of share is ₹6 per share. The company has already paid dividend in past year as follows. सबसे पहले हम देखते हैं कि नेट प्रोसीड्स क्या है। चूंकि ये नए शेयर इश्यू कर रहे हैं, इसलिए नए शेयर में मार्केट प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट को हम माइनस कर देंगे। वैसे सामान्यतः मार्केट प्राइस में से कोई कॉस्ट माइनस नहीं की जाती, लेकिन जहां पर हम नए शेयर इश्यू कर रहे हैं, जब नए शेयर इश्यू करेंगे तो कंपनी का जो इश्यू प्राइस होगा वह भी मार्केट प्राइस के ही आसपास या मार्केट प्राइस के बराबर होगा। इतना प्रीमियम कंपनी ले लेगी। तो मार्केट प्राइस पर जब इश्यू कर रहे हैं तो उसमें कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी, उस फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा एनपी नेट प्रोसीड्स आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में ये 203 में से 6 रुपये फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे तो 197 रुपये नेट प्रोसीड्स आ जाएगा। डिविडेंड पर शेयर ₹5 दिया गया है। ग्रोथ रेट हमें निकालना होगा। देखिए, फर्स्ट ईयर डिविडेंड है ₹3.20, सेकेंड ईयर डिविडेंड है ₹3.52 और थर्ड ईयर डिविडेंड है ₹3.87, फोर्थ ईयर 4.26। यहां पर फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में देखिए ₹3.20 से बढ़कर डिविडेंड हुआ है ₹3.52, यानी डिफरेंस आया है, इंक्रीज हुआ है 0.32 रुपीस का, यानी 32 पैसे का। इस 32 पैसे का हम ₹3.20 पर परसेंटेज निकाल लें तो इंक्रीज होता है 10%। यही इंक्रीज सेकंड से थर्ड ईयर और थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर भी हुआ है। तो इस तरह से जो ग्रोथ रेट है इन डिविडेंड है वो 10% पर ईयर है। इन आंकड़ों को हम फॉर्मूले में रख देंगे तो CEA यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू DPS अपॉन NP इंटू 100 प्लस ग्रोथ जी। फॉर्मूले में रखेंगे तो 5/197 इंटू 100 प्लस 10, तो 2.538 प्लस 10 यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स आ गया 12.538%। इस तरह से आपको यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल की लागत कैसे निकाली जाती है इसका अध्ययन आपने किया है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स का। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।